नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईडी की छापेमारी पर भड़की ममता बनर्जी, पूछा क्या आईटी प्रमुख के घर पर तलाशी गृह मंत्री का काम है। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, कहा भाजपा ने 1 करोड़ फर्जी वोट बढ़वाए, एफआईआर होनी चाहिए। मताधिकार सुरक्षित है, सपा फैला रही है भ्रम, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने साधा सपा पर निशाना। अंकित भंडारी केस में सीएम धामी सख्त, बोले दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। यहूदी विरोध पर ऑस्ट्रेलिया का सख्त संदेश, पीएम अल्बनीज बोले नफरत के लिए कोई जगह नहीं। ईडी ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तुरंत उनके आवास पर पहुंची और नाराजगी जताई है। ममता ने कहा है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईडी ने टीएमसी के आईटी प्रमुख के घर पर तलाशी मारी। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या राजनीतिक दलों के आईटी प्रमुखों के घरों पर छापेमारी केंद्रीय गृह मंत्री का काम है। सीएम ने इसे राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित करार दिया है। उनका कहना था कि एजेंसी ने हार्ड डिस्क और संवेदनशील दस्तावेज जब्त करने की कोशिश की है। उन्होंने कार्रवाई को असंवैधानिक और घिनौना बताया है। ममता बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि ईडी टीएमसी के दस्तावेज और हार्ड डिस्क भाजपा को देने जा रही थी। उन्होंने उन्हें वापस ले लिया है और छापेमारी को सीधे हस्तक्षेप करार दिया है। वहीं विपक्षी नेता सुवेंदु अधिकारी ने भी ममता के दौरे को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री और कोलकाता पुलिस का यह दौरा केंद्रीय एजेंसी की जांच में दखलंदाजी थी। अधिकारी ने यह भी कहा है कि ईडी को मुख्यमंत्री पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि ईडी ने गुरुवार को देश के 6 राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। कोलकाता में आईपीसी के कार्यालय पर भी तलाशी ली गई है। एजेंसी की जांच सरकारी नौकरी दिलाने के फर्जी दावे से जुड़े घोटाले पर केंद्रित है। इसके तहत कुछ समूह लोगों को फर्जी नौकरियां दिलाने के नाम पर ठग रहे थे। ममता की प्रतिक्रिया और विपक्ष के आरोपों के बीच ये मामला राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। राजनीतिक गलियारों में इसे असंवैधानिक कार्रवाई और केंद्रीय एजेंसी पर दबाव के तौर पर देखा जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 1 करोड़ फर्जी वोट बढ़वाए हैं कहा है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने नकली नोट बनाए उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने एसआईआर अभियान और ड्राफ्ट मतदाता सूची का जिक्र करते हुए कहा है कि ये पूरी तरह से भाजपा के दबाव में किया गया है। उनका कहना था कि अब भाजपा खुद इस प्रक्रिया से परेशान है और गुपचुप बैठकें कर रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा है कि फर्जी वोटों की पहचान हो रही है और अब सवाल उनके खिलाफ उठ रहे हैं। इस बीच प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ नवदीप रिणवा ने सोशल मीडिया पर कहा है कि एसआईआर अभियान का अभी केवल प्रारंभिक चरण पूरा हुआ है और 6 मार्च को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची ही निर्णायक होगी। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि यदि ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर इसे सही करवा सकते हैं। सीईओ ने स्पष्ट किया है कि पुराने पते से नाम हटाना या नए पते पर नाम जुड़वाना स्वाभाविक प्रक्रिया है और किसी भी तरह से मतदाता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मतदाता सूची में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है और नागरिकों का मताधिकार पूरी तरह सुरक्षित है। ब्रजेश पाठक ने सपा को सिर्फ एक खानदान की पार्टी करार दिया। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि सपा मुखिया जानते हैं कि उनकी राजनीतिक दाल अब गलने वाली नहीं है, इसी वजह से वे जाति की राजनीति का सहारा ले रहे हैं। डिप्टी सीएम ने साफ कहा है कि ऐसे हथकंडों से सत्ता का सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने 2 टूक कहा है कि प्रदेश की जनता अब समझती है और सब कुछ समझती है। बरेली पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पीर बहोड़ा स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई हैं। अग्निशमन उपकरणों पर रिफिलिंग तिथि न होने पर उन्होंने तत्काल वैध पर्ची लगाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सपा पर निशाना साधा है। कहा है कि सपा की मंशा प्रदेश को लूटने की रही है। सपा शासन में गुंडे और माफिया सत्ता के संरक्षण में फलते फूलते थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सरकार का रुख साफ किया है और कड़ा बताते हुए कहा है कि संवेदनशील मामले में कानून पूरी सख्ती से काम कर रहा है और किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जा रही। सीएम धामी ने कहा है कि सरकार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जांच प्रक्रिया पर लगातार नजर रखी जा रही है।
उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच टीम हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है। जांच के दौरान सामने आ रहे साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार किसी दबाव में नहीं है और ना ही किसी दोषी को बचाने का सवाल उठता है। कानून से ऊपर कोई नहीं है, दोषी चाहे कोई भी हो उसे सजा जरूर मिलेगी। सरकार इस पूरे मामले में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए हुए है। मुख्यमंत्री धामी ने बीते 15 दिनों से इस मामले को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम और अफवाहों पर भी कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर तथ्यों से छेड़छाड़ कर जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। इससे न केवल प्रदेश का माहौल खराब होता है बल्कि विकास कार्यों पर भी असर पड़ता है। सीएम ने कहा है कि उत्तराखंड की जनता समझदार है और सच को पहचानती है। उन्होंने अपील की है कि इस संवेदनशील मामले पर राजनीति करने के बजाय सभी को न्याय प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। जो लोग जानबूझकर भ्रम फैला रहे थे उन्हें जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहलगाम हमले के बाद भारत की ओर से किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। बीजेपी के नेशनल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विभाग प्रमुख अमित मालवीय के अनुसार पाकिस्तान ने अमेरिका से करीब 60 बार संपर्क कर सीज फायर की गुहार लगाई थी। मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया है कि यह जानकारी अमेरिका के फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जारी दस्तावेजों से सामने आई है। पाकिस्तान ने अपने राजनयिकों के जरिए अमेरिकी सांसदों, प्रशासनिक अधिकारियों, पेंटागन और विदेश विभाग से लगातार संपर्क साधा है। ऑपरेशन सिंदूर के 4 दिनों तक की बातचीत ईमेल, फोन कॉल और आमने सामने की बैठकों के जरिए चली है। सिर्फ बातचीत ही नहीं, पाकिस्तान ने लॉबिंग के लिए 6 कंपनियों पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए ताकि ट्रंप प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। मालवीय ने कहा है कि ये पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं और उनकी हरकतों के लिए एक बड़ा सबूत है। अब भारत में उन लोगों की पहचान करनी होगी जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री मोदी पर शक किया है। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि हमारी सेना की कार्रवाई से पड़ोसी देश कितना डर सकता है। यह सबूत भारत के लिए गर्व और पाकिस्तान के लिए सबक भी साबित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बॉन्डी बीच आतंकी हमले और बढ़ती यहूदी विरोधी घटनाओं के बीच कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने ऐलान किया है कि देश में एंटी सेमिटिज्म की जांच के लिए कॉमनवेल्थ रॉयल कमीशन का गठन किया जाएगा। इस जांच की जिम्मेदारी पूर्व हाई कोर्ट जज वर्जीनिया बेल को सौंपी गई है। रॉयल कमीशन दिसंबर में हुए बॉन्डी बीच टेरर अटैक की पूरी पड़ताल करेगा। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी भावना के बढ़ते मामलों की भी जांच होगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह जांच नफरत और कट्टरपंथ की जड़ों को समझने में मदद करेगी। सरकार का उद्देश्य समाज में बढ़ते विभाजन को रोकना है। उन्होंने साफ कहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने दो टूक कहा है कि यहूदी विरोधियों और नफरत फैलाने वालों के लिए ऑस्ट्रेलिया में कोई जगह नहीं है। रॉयल कमीशन ये सुनिश्चित करेगा कि देश की संस्थाएं सभी समुदाय को सुरक्षित रख सके। ये जांच कट्टरपंथ पर लगाम लगाने के उपाय भी समझाएगी। आपको बता दें कि 14 दिसंबर को सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय के हनुक्का उत्सव के दौरान आतंकी हमला हुआ था। आईएसआईएस से प्रेरित पिता पुत्र ने गोलीबारी कर 16 लोगों की जान ले ली थी। इस हमले में करीब 40 लोग घायल हुए थे। मरने वालों की उम्र 10 से 87 साल के बीच थी। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस हमले को आतंकवादी कृत्य करार दिया था। 9 जनवरी को थलापति विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म और आखिरी फिल्म जन नायकन रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म सेंसर विवाद और कोर्ट केस के कारण टल गई है। फिल्म की पहली स्क्रीनिंग 18 दिसंबर को सेंसर बोर्ड के पास हुई थी, जिसमें 5 कमेटी ने कुछ सीन पर आपत्ति जताई थी और 27 कट की मांग की थी। मेकर्स ने ये सभी कट मान लिए, लेकिन इसके बावजूद फिल्म को UA 16+ सर्टिफिकेट नहीं मिला।
इसके बाद रीजनल ऑफिस ने फिल्म को सेंसर बोर्ड के मुंबई ऑफिस से कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाह दी, लेकिन सूचना में देरी के कारण ऐसा नहीं हो सका और अब फिल्म की रिलीज स्थगित हो गई है। फिल्म के मेकर्स ने 6 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया है कि रिलीज में देरी से लगभग 500 करोड़ का नुकसान हो सकता है, क्योंकि पहले ही टिकटें बिक चुकी थी। कोर्ट में बताया गया है कि जांच कमेटी के एक सदस्य ने सेंसर बोर्ड के चेयरपर्सन के सामने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें फिल्म में अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप था। इसके बाद रिव्यू कमेटी ने फिल्म की अतिरिक्त समीक्षा शुरू कर दी थी। मेकर्स ने कोर्ट से उम्मीद जताई है कि सेंसर बोर्ड फिल्म को जल्द सर्टिफिकेट देगा। बुधवार रात केवीएन प्रोडक्शन हाउस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया है कि फिल्म की रिलीज कंट्रोल से बाहर कारणों से टाल दी गई है और नई रिलीज डेट जल्द साझा की जाएगी। फिल्म और थलापति विजय के समर्थन में साउथ के कई बड़े कलाकार सामने आए हैं। रवि मोहन, डायरेक्टर वेंकट प्रभु, कार्तिक सुब्बाराज और रत्न कुमार ने सोशल मीडिया और रैलियों के जरिए फिल्म का समर्थन किया है। अब दर्शक और फैंस उत्सुक हैं कि थलापति विजय की आखिरी फिल्म आखिर कब बड़े पर्दे पर आएगी और क्या सेंसर विवाद के बावजूद जन नायकन रिलीज हो पाएगी। सरफराज खान इस समय जबरदस्त फॉर्म में है। वैसे तो उन्हें टेस्ट क्रिकेट का बल्लेबाज माना जाता है, लेकिन अब वे वनडे में भी टी20 जैसी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। गुरुवार को विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए पंजाब के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने केवल 15 बॉल में 50 रन ठोककर नया रिकॉर्ड बनाया है। ये लिस्ट एक क्रिकेट में भारत का सबसे तेज अर्धशतक है। इससे पहले साल 1995 में अभिजीत काले ने 16 बॉल में अर्धशतक लगाया था। वहीं अतीत सेठ ने 2021 में 16 बॉल पर 50 रन बनाए थे। अब सरफराज ने इन दोनों रिकॉर्डधारियों को पीछे छोड़ दिया है। इस सीरीज में सरफराज खान ने अब तक 3 ही मैच खेले हैं और सभी में 50 से अधिक रन बनाए हैं। पहले मैच में उन्होंने 49 बॉल पर 55 रन बनाए, दूसरे मैच में 75 बॉल पर धमाकेदार 157 रनों की पारी खेली और अब तीसरे मैच में उन्होंने केवल 29 बॉल में 62 रन बनाकर इतिहास रच दिया है। इस प्रदर्शन से स्पष्ट हो गया है कि सरफराज इस समय घरेलू क्रिकेट के सबसे फिट और आक्रामक बल्लेबाजों में शामिल है। उनकी बल्लेबाजी ने फैंस और क्रिकेट विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। इतना ही नहीं, सरफराज खान को डेमोक्रेटिक क्रिकेट का बड़ा स्टार माना जाता है। उन्हें भारतीय टीम में भी खेलने का मौका मिला था, लेकिन फॉर्म को लगातार बनाए रखने में वे पूरी तरह सफल नहीं हुए। आईपीएल में उनकी वापसी हुई है, जहां पिछले साल नीलामी में सीएसके ने उन्हें 75 लाख रुपए में अपने पाले में ले लिया था। इस सीजन में भी फैंस उनकी धमाकेदार बल्लेबाजी की उम्मीद कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आईपीएल के मंच पर वे अपनी लिस्ट ए और घरेलू फॉर्म को किस तरह दिखाते हैं। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।